आपका सवाल होगा कि ये स्टूडेंट्स इतने भड़के हुए क्यों हैं? तो एक बार इन नंबर्स पर नजर डालो। 2008 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5.4% और जून 2024 में ये 9.2% हो चुका है। पिछले 10 सालों में 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे और सरकारी नौकरी मिली 7,22,000 को। मतलब 300 में से सिर्फ किसी एक को जॉब मिली। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हाल देखते हैं। हर साल 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, लेकिन 15 लाख ही पास हो पाते हैं और बाकी का सर एग्जाम्स लीक पूरी कर रहे हैं। 2019 से अब तक नीट समेत 65 मेन एग्जाम्स लीक हुए हैं। स्टूडेंट्स आज इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। 60% से ज्यादा स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ इश्यूज झेल रहे हैं। सुसाइड्स का नंबर बढ़ रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इंडियन यूथ सुसाइड में सबसे आगे है। हर 42 मिनट्स में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। 2009 से 2018 के बीच 81,760 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन इनोवेशन और रिसर्च में हम 40th नंबर पे हैं। 80% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जॉब स्किल्ड ही नहीं है। इंडियन केमिस्ट CNR राव कहते हैं कि 90% यूनिवर्सिटीज का सिलेबस 40-50 साल पुराना है। ऐसे में एक स्टूडेंट जॉब रेडी कैसे होगा? स्टूडेंट आज की डेट में ट्रैप्ड है। ये एक नेशनल इमरजेंसी है। इस वीडियो के पीछे मेरा पर्पस कंप्लेन करना नहीं है, बल्कि एक अवेयरनेस लाना है कि ये सिस्टम कितना फ्लॉड है। आपको पता हो कि आपका फ्यूचर किस तरह से तबाह हो रहा है। मेरा गोल है आपको सोचने पे मजबूर करना कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बनकर अपने सपनों को कुर्बान कर दोगे या फिर इसको बदलोगे। कैसे आप सिस्टम का विक्टिम बनने की जगह खुद को ग्रो कर सकते हो और अपना फ्यूचर बचा सकते हो। सो आज इस वीडियो के थ्रू हम एजुकेशन सिस्टम के कुछ ऐसे इश्यूज हाईलाइट करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे ये एक एजुकेशन ट्रैप है और आप इससे बच सकते हो। ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चैलेंज है क्या, फिर हम बात करेंगे कैसे और किस तरह से ये आपके करियर और लाइफ को बर्बाद कर रहा है, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि एक स्टूडेंट की स्ट्रगल क्या होती है जब वो रियल दुनिया में जाता है, जॉब मार्केट की रियलिटीज क्या है, और लास्ट में बात करेंगे सॉल्यूशंस की, कुछ ग्लोबल मॉडल्स की और कुछ एक्शंस की। किसी भी चीज से बचने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको ठीक करने के लिए उसकी जड़ को समझना बहुत जरूरी है। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने 1835 में इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इंप्लीमेंट किया। इस एक्ट के बाद 7,32,000 गुरुकुल बंद हो गए जहां पे संस्कृत में मेटलर्जी, मेडिसिन और साइंस की पढ़ाई होती थी और उस टाइम लिटरेसी रेट था 97%। मैकॉले को लगता था कि इंडियन कल्चर और लैंग्वेजेस को खत्म करके ही ब्रिटिशर्स इंडिया में एस्टेब्लिश हो सकते हैं, इसलिए उसने इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलपमेंट का आधार बनाया। मैकॉले का कहना था कि इंग्लिश संस्कृत और अरेबिक से ज्यादा प्योर और सिविलाइज्ड है। इंग्लिश वेस्टर्न लैंग्वेजेस में सबसे पावरफुल है और क्योंकि इंडिया पर ब्रिटिश रूल है इसलिए इंडियंस को तो इंग्लिश आनी ही चाहिए। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के चलते देश में ऐसी क्लास बनाई गई जो दिखती तो इंडियन थी लेकिन सोच से ब्रिटिश एम्पायर की गुलाम थी। ये लोग अपने कल्चरल रूट से दूर होते गए। ये इस तरह के एजुकेशन सिस्टम का पर्पस यही था कि लोग ब्रिटिशर्स के लिए काम करें, इसलिए उसको इस तरह से बनाया था कि बस लोग ऑर्डर समझे उसको फॉलो करने के लिए रेडी हो। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, क्वेश्चंस ये ना हो। बहुत अफसोस की बात है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी कॉलोनियल लीगेसी हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिखाई देती है। आपको पता है कि इंग्लिश सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में इंग्लिश को एक क्लास माना जाता है। रशिया, चाइना, फ्रांस ऐसी कंट्रीज है जहां पे वो नेशनल लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो लोग इंग्लिश को उतना यूज नहीं करते, लेकिन इंडिया में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना तो आपको कम समझते हैं। फैक्ट ये है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंग्लिश बोलने वाला देश है USA के बाद। हमारे देश में ऑफिस में जरूरत ना होने के बावजूद इंग्लिश को प्रेफरेंस मिलती है। कूल दिखने के लिए लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं बोलते, इंग्लिश बोलते हैं। हैरानी तब होती है जब एक हिंदी कंटेंट राइटर का इंटरव्यू भी HR इंग्लिश में लेता है। तो पहली प्रॉब्लम तो यही है कि अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया ही ऐसे था कि लोग सिर्फ गुलाम बने, सवाल ना करें, बस ऑर्डर फॉलो करें। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है रोट लर्निंग। आज मोबाइल से लेकर ऑटोमोबाइल तक हर इंडस्ट्री ना खुद को अपडेट कर रही है।
लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी पुराने तरीकों से चल रहा है। बहुत छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सारा फोकस होता है पास होने पे, और इसलिए ये एजुकेशन सिस्टम रोट लर्निंग सिस्टम बन जाता है। मतलब जो भी रटने में एक्सपर्ट है ना, वो आगे निकलता जाएगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आउटडेटेड करिकुलम, मतलब पुराना सिलेबस। स्कूल्स और कॉलेजेस में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो पुराने हैं, और आज के दौर में बहुत सारे ऐसी चीजें रेलेवेंट ही नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि सीएनआर राव कहते हैं कि हमारी कंट्री के 90% यूनिवर्सिटीज में पुराना सिलेबस है। हम फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की बात तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई के कंटेंट में उस लेवल के बदलाव नहीं आ रहे, और इसी वजह से कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को आज की टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज ही नहीं है। इवन इसके लिए डेडिकेटेड टीचर्स भी बहुत कम है। इसकी वजह से एक स्टूडेंट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही कम हो जाती है, मतलब उसको रियल वर्ल्ड स्किल्स और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता। अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको सोचने को मजबूर करेंगी, और कुछ ऐसी चीजें भी जिनको सुनने के बाद आप भी मेरी तरह हैरान हो जाओगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबको एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उनकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज नहीं देखी जा रही। आपने वो फेमस कोट सुना होगा कि हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को इस बात पर जज करोगे कि वो पेड़ चढ़ सकती है या नहीं, तो वो पूरी जिंदगी यही सोचेगी कि वो कितनी स्टूपिड है। इसी तरह से द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को उनके स्किल्स के हिसाब से ट्रेन करते थे। उन्होंने अर्जुन को आर्चरी, भीम को स्ट्रेंथ, नकुल और सहदेव को स्वॉर्ड्समैनशिप, युधिष्ठिर को स्पीयर फाइटिंग और धर्म का ज्ञान दिया। कौरवों को भी उन्होंने उनके टैलेंट्स के हिसाब से ट्रेन किया। दुर्योधन को गदा युद्ध और दुशासन को धनुर्विद्या। लेकिन आज चीजें अलग हैं। हम सबको एक जैसा ज्ञान बांट रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई साइंस सबसे ऊपर, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद आर्ट्स। हर पेरेंट यही चाह रहा है कि उसके बच्चा ना मेन स्ट्रीम करियर चूज करे, ना कि कोई ऑफ बीट करियर। इंजीनियरिंग और मेडिसिन को स्टूडेंट के सक्सेस का रास्ता माना जाता है। बच्चों से यही पूछा जाता है कि तुम डॉक्टर बनना चाहोगे या इंजीनियर। जब इंडिया को 1947 में आजादी मिली थी, तब इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री थी और मोर्टेलिटी बहुत हाई थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1950s में लो थी, और डॉक्टर्स एक तरह के भगवान का रूप थे, उनकी बहुत नीड थी। और ये चलता रहा एक लंबे समय तक। इसलिए उस टाइम पे पेरेंट्स को लगा कि अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए तो। 1990s में क्या हुआ, इंडिया में लिबरलाइजेशन आया और इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ने लगी। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की डिमांड बढ़ी। हमारे पेरेंट्स के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेज वो प्रोफेशन बन गए जिसमें अच्छी कमाई थी और अच्छी जॉब सिक्योरिटी थी। अब 90s के एंड तक कंपनीज और बढ़ गई, तो उनको मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की जरूरत थी। 2010 तक इंजीनियरिंग डिग्री के साथ एमबीए एक बहुत सेफ ऑप्शन बन गया। फिर दुनिया कंप्यूटर की तरफ गई, तो अर्ली 2000s में कंप्यूटर इंजीनियरिंग सबसे पॉपुलर स्ट्रीम बन गया। एक सर्वे के मुताबिक 40% इंडियन पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियरिंग या कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन साइंसेज पढ़े। 22% बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंस को प्रेफरेंस देते हैं, और 14% मेडिसिन। इस सारे प्रोसेस में अगर कॉलेजेस कोई एक्स्ट्रा कोर्स, कोई अलग करियर की बात भी करते हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को उसमें एनरोल ही नहीं करने देते। बचपन से ही पेरेंट्स और रिलेटिव्स मार्क्स, प्रेस्टिजियस जॉब्स, प्रेस्टिजियस कॉलेजेस, ये सब बातें बोल बोलकर स्टूडेंट को एक अलग दुनिया का ही दर्शन करवाते हैं। बच्चा पास होता है तो वेल एंड गुड, फेल हो जाए तो घर में मातम छा जाता है। 5500 बिजनेस स्कूल्स वाले इस देश में हर साल लाखों मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन एसोचैम की एक स्टडी के हिसाब से उसमें से सिर्फ 7% ही एम्प्लॉयबल होते हैं। मतलब 93% इंडियन एमबीए ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं। बच्चे से, एक स्टूडेंट से कभी पूछा ही नहीं जा रहा कि तुझे क्या बनना है, वो किस चीज के लिए बेस्ट है, वो नेचुरली किस में एक्सेल कर सकता है, उसके नेचुरल टैलेंट्स, उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है। उसे कोई बोल ही नहीं रहा जर्नलिस्ट बनने को, उसे कोई बोल ही नहीं रहा राइटर बनने को, सिनेमेटोग्राफर बनने को, स्पोर्ट्स टीचर या डांस टीचर बनने को, इनफैक्ट टीचर बनने को। रीजन कुछ भी हो, लेकिन जब इस तरह की स्कूलिंग होगी तो उसकी क्रिएटिविटी क्या करेगी, दम तोड़ देगी। मतलब अंग्रेजों ने तो ये किया ही था, क्योंकि उनको ऑर्डर मानने वाले सोल्जर्स और ऑर्डर मानने वाले वर्कर चाहिए थे, इसलिए उन्होंने तो क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थिंकिंग को खत्म किया ही था। लेकिन आज भी सिर्फ कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ के मैक्सिमम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन पे काम नहीं हो रहा। And in the US there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. मैंने जब ये डेटा पढ़ा था, मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि मैक्सिमम लोग
बचपन के मुकाबले में आज 96% कम क्रिएटिव है। मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हम एक लूप का पार्ट बनते जा रहे हैं। 93% इंडियन स्टूडेंट्स को सिर्फ 7 करियर ऑप्शंस का पता होता है। मतलब क्या क्या करियर एग्जिस्ट करते हैं उनको पता ही नहीं है। और अगर ऐसे में कोई अलग करियर चूज करने की सोचे, 3 इडियट्स के फरहान की तरह सोचे, अब्बा नहीं मानेंगे, तो उसको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब थोड़ा डीप जाते हैं, मैं आपको कारण बताता हूं कि क्यों इतना प्रेशर है, क्यों मैक्सिमम लोग अपनी जॉब में खुश नहीं है, क्यों 86% जॉब करने वाले लोग स्ट्रेस में हैं, खुश नहीं है। अगले 3 पॉइंट से ना आपको रूट कॉज क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये होता है हमारे साथ। पहला कारण है कंफर्मेटिव बायस। मतलब हम बहुत बार पीयर प्रेशर में या फिर इन्फ्लुएंस होकर दूसरों के एक्शंस को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सब आईआईटी जाना चाहते हैं तो हम भी आईआईटी चूज कर रहे हैं, चाहे हो सकता है हमारे लिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी एक अच्छा ऑप्शन हो। मतलब हम वही करते हैं जो लोग कर रहे हैं, बिना सोचे कि वो हमारे लिए सही है कि नहीं। दूसरा कारण है एम्बिग्युइटी इफेक्ट। मतलब कि अगर आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, एक जिसमें रिजल्ट के चांसेस क्लियर हैं और दूसरे में क्लैरिटी नहीं है, तो आप वो चूज करोगे जहां चांसेस क्लियर है। एक्सप्लेन करता हूं। गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है हमें पता है कि 1 आउट ऑफ 300 है। अब डिजिटल मार्केटिंग में कितनी हमें पता नहीं है। हो सकता है प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो सकता है प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, लेकिन हम वो ऑप्शन प्रेफर करते हैं जिसमें हमें चांसेस पता है, क्योंकि हम गेस नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो 2019 में 25 लाख कैंडिडेट्स ने 10,000 एसएससी एमटीएस जॉब्स के लिए अप्लाई किया। मतलब जॉब मिलने का जो चांस हुआ वो हुआ 0.005, सैलरी 20,000। फिर भी लोग गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं क्योंकि ये फेमिलियर है, ये सिक्योर है, इसके बारे में हमें पता है। हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो सकता है फिजियोथेरेपी ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो सकता है लैब टेक्नीशियन बनना ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो सकता है सिनेमेटोग्राफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं, हमारे लिए फेमिलियर नहीं है, हमें वहां पे सिक्योरिटी क्लियर नहीं है। तो इन बायसेस की वजह से हम लिमिटेड चॉइसेस देखते हैं, अलग करियर्स और ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं करते। और जो तीसरा कारण है वो है हर्ड मेंटालिटी। ये वीडियो देखो, एक यूपीएससी एग्जाम सेंटर की वीडियो है जो काफी वायरल हुई थी। इसमें एक लड़की एग्जाम में लेट हो जाती है और उस वजह से उसको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलती। अब इससे उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उसकी माँ बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है। अरे सुन लो बाबू, एक बार अरे सुन लो, तुम्हें श्राप लगेगा तुम्हें। इस वीडियो के नीचे कई लोगों ने कमेंट किया कि एक एग्जाम मिस हो गया तो क्या, पेरेंट्स इतना प्रेशर क्यों ले रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर क्रैक नहीं हुआ तो दुनिया खत्म नहीं हुई। लेकिन इन सब के पीछे जो रीजन है ना वो है हर्ड मेंटालिटी। मतलब हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी को लगता है कि करियर बनाने के लिए ना सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर। और इस प्रेशर में कई स्टूडेंट्स ना चाहते हुए भी रैट रेस में फंस जाते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स एग्जाम की तैयारी पिछले 2 या 4 साल से नहीं, पिछले 27 साल से कर रहे हैं। ये वीडियो भी देखो जिसमें एक आदमी कहता है कि जब इसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करी थी तो ये 18 साल का था और अब ये 30 साल का हो चुका है, अभी तक इसे नौकरी नहीं मिली। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स भी सही है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, इंजीनियरिंग भी सही है, मेडिकल भी सही है, पर इनके ऊपर जो आपका डिसीजन है उसके पीछे कंफर्मेशन बायस ना हो, एम्बिग्विटी ना हो या फिर हर्ड मेंटालिटी ना हो। ये आपका एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। अब वीडियो के इस पार्ट में मैं आपका ध्यान उस चीज पे डालना चाहता हूं जो बहुत सीरियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते। सोनू ने 15 साल मेहनत करी, ग्रेजुएशन की डिग्री ली, लेकिन जॉब फिर भी नहीं मिली। कई इंटरव्यूज दिए, हर जगह रिजेक्शन मिली। अब 10,000 एप्लीकेशंस पर 200 जॉब मिलती है तो सोनू उसमें से एक नहीं बन पाया। अब सोनू के घर में थोड़ा प्रेशर बनना शुरू हो गया, कुछ दोस्तों ने भी मजाक उड़ाया। अब उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, परेशान रहने लगा। जॉब मिल नहीं रही, घर पे बैठा है तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम खत्म होना शुरू हो जाता है। इंडिया में 25 साल से कम एज का ऐसा 42% ग्रेजुएट यूथ अनएम्प्लॉयड है। अब सोनू को अगर जॉब मिल भी जाती तो सैलरी बहुत कम होती। अब एवरेज स्टार्टिंग सैलरी जो इंडियन ग्रेजुएट की है वो है 20,000 पर मंथ। अब इस कम सैलरी में वो घर भी नहीं खरीद सकता, तो वो क्या करता है, वो होम लोन ले लेता है। अब गाड़ी की जरूरत है तो कार लोन ले लेता है। अब होम लोन की ईएमआई है, कार लोन की ईएमआई है, फिर बच्चों की स्कूल की फीस का बोझ। अब धीरे धीरे सोनू अपने सपने छोड़ता जाता है और रोज सुबह उठकर जॉब पे चला जाता है, चाहे उसको वो जॉब पसंद हो या नहीं।
उसको यही लाइफ नॉर्मल लगनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे काम करते हुए वो बूढ़े हो जाता है और अपनी किस्मत को कोसते कोसते दी एंड। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता हूँ कि मैं स्कूल के बाद कॉलेज जा ही नहीं पाया क्योंकि कॉलेज की फीस के पैसे नहीं थे। पर मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे फेवर में काम करी क्योंकि मैंने इमीडिएटली जॉब शुरू कर दी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर शुरू कर दिया, अपने स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जब मैंने 3 साल जॉब कर ली तो मुझे लगा कि यार कभी कॉलेज नहीं गया तो MBA करता हूँ। एक अच्छे कॉलेज में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर भी कर लिया। अब उस कॉलेज की फीस भरने के लिए लोन चाहिए था। अब जो फीस थी वो थी 10 लाख। तो कुछ लोगों से मैंने एडवाइस ली जो MBA कर चुके हैं, उनकी जिंदगी भी जानने की कोशिश करी। उन्होंने मुझसे पूछा तुझे क्या करना है? मैंने कहा फाइनली मुझे अपना कुछ करना है। तो समझ आया कि अगर मैं लोन लूंगा तो मुझे वो लोन उतारने के लिए कई साल जॉब करनी होगी। जब जॉब करूंगा तो एक सैलरी की हैबिट बन जाएगी। अब सैलरी की हैबिट बन जाएगी तो रिस्क टेकिंग मुश्किल हो जाएगा। मैं उस ट्रैप को, उस मैट्रिक्स को समझ गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस फीस के साथ MBA नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने दम पे एक बिजनेस शुरू करूंगा बिना लोन के। मैं आपको कहीं भी ये गाइड नहीं कर रहा कि कॉलेज गलत है, कॉलेज नहीं जाना चाहिए, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि हर किसी के लिए भी कॉलेज जाना जरूरी नहीं है। हो सकता है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके लिए ज्यादा काम आए। जो 3 साल 5 साल की पढ़ाई करने के बाद आप जहां पहुंचोगे, हो सकता है अपने खुद से 5 साल के एक्सपीरियंस में आप कहीं और पहुंच जाओगे। ये सब थॉट देना जरूरी है। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ा, एप्पल बनाया। एलन मस्क ने कॉलेज छोड़ा, स्पेसएक्स और टेस्ला बनाया। ओपरा विनफ्री का बचपन बहुत टफ था, लेकिन वो अपने टैलेंट के साथ मीडिया की क्वीन बन गई। रितेश अग्रवाल कभी कॉलेज नहीं गए, लेकिन ओयो रूम शुरू किया। रिचर्ड ब्रैंसन को डायस्लेक्सिया था, उन्होंने स्कूल छोड़कर अपने बिजनेस की जर्नी शुरू कर दी। 17-18 साल की उम्र में ही बिजनेस शुरू कर दिया, वर्जिन ग्रुप बना दिया जिसमें म्यूजिक है, एयरलाइंस है, स्पेस टूरिज्म है। आप भी ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो कॉलेज नहीं गए और उसी एज को, उसी यूथ को, उसी टाइम को अपनी स्ट्रेंथ बना के उन्होंने अपने गोल्स को परसू किया। अब आगे चलते हैं। जॉब मार्केट की सप्लाई और डिमांड को नंबर्स के साथ समझना बहुत जरूरी है। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की 368 PN पोजीशंस के लिए 23 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। इससे नजर आता है कितना इंटेंस कंपटीशन है। टेक फील्ड में फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए लिंक्डइन और ग्लासडोर पर 15,000 जॉब्स हैं, लेकिन एप्लीकेंट्स कई गुना ज्यादा है। सोनू और सोनू जैसे बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं कि मार्केट ट्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन गेन नहीं करते। मतलब 250 PN पोजीशंस के लिए 23 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। 72% फुल स्टैक डेवलपर्स जॉब ढूंढ रहे हैं। मतलब कुछ फील्ड ऐसे हैं कि इतनी सी जॉब के लिए इतने लोग हैं, और दूसरी तरफ सर्वेज कहते हैं कि कुछ फील्ड ऐसे हैं जहां जॉब्स ग्रो करेंगी। फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, सप्लाई चेन। आप रिसर्च करोगे तो आपको नजर आएगा कौन कौन से फील्ड ग्रो कर रहे हैं। अब इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है सोल्यूशन। गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकती हैं वो भी हमें सोचना चाहिए, वो भी हमें पता होना चाहिए। और इंडिविजुअल लेवल पे, एक स्टूडेंट के लेवल पे, हमारे लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, वो सॉल्यूशंस भी हमें पता होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन लेवल की बात करूं तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है करिकुलम को मॉडर्नाइज करना। मैकेंजी के अकॉर्डिंग 2030 तक 75% जॉब्स में एडवांस्ड स्किल्स चाहिए। ऐसे में बहुत जरूरी है कि कॉलेजेस में जब कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उसमें लेटेस्ट चीजें हों, जो चीजें रियल वर्ल्ड में अप्लाई होंगी वो हों। इससे स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट आएगा। इससे जो टाइम टीचर्स और स्टूडेंट एक क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी रिटर्न उसके करियर में आएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को भी जॉब रेडी स्टूडेंट्स मिलेंगे। हमारे देश में जब विक्रमशिला जैसे इंस्टीट्यूट्स थे वो टाइम से आगे थे। वो एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स, कंप्यूटेशनल मेथड्स की बात करते थे, और अब हम टाइम से पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की बात करूंगा क्योंकि वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। वहां पे टीचर्स को सारा टाइम क्लासरूम में नहीं देना, कुछ टाइम करिकुलम पे भी देना है कि क्या बच्चों की नीड है, क्या इंडस्ट्री की नीड है, क्या दुनिया की नीड है, कैसे ये करिकुलम उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकता है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है वो है सॉफ्ट स्किल्स। अब देखो, जॉब उसको नहीं मिलती जिसके पास सिर्फ मार्क्स होते हैं। बिजनेस वो नहीं ग्रो कर पाता जिसके पास सिर्फ एक डिग्री होती है, जी MBA कर लिया अब तो मेरा बिजनेस चलेगा ही चलेगा। रियल वर्ल्ड में एकेडमिक्स के साथ चाहिए सॉफ्ट स्किल्स। आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप एक प्रॉब्लम से कैसे डील करते हो, आप कितना स्ट्रेस हैंडल कर पाते हो, आप लोगों को कैसे हैंडल कर पाते हो, आपके अंदर लीडरशिप कितनी है, आपके अंदर टीम स्पिरिट कितनी है। नो डाउट मैं ऐसे कुछ स्कूल्स में गया हूं जो सॉफ्ट स्किल्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देश की बात करें तो मेजॉरिटी स्कूल्स के पास सॉफ्ट स्किल को इंप्रूव करने का कोई प्लान नहीं है। हम US के बच्चों के, सिंगापुर के बच्चों के सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, उनकी पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं। मैं कहता हूं इतनी दूर क्यों जाना, हमारे गुरुकुल की बात करते हैं ना। जब हमारे गुरुकुल होते थे वहां सिखाया जाता था, ये सब हमारी एजुकेशन का पार्ट होता था। थर्ड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है कि सिर्फ इस एक चीज पे
अगर सरकार अपना फोकस कर दे तो सब कुछ बदल सकता है। वो है टीचर ट्रेनिंग। अगर हम टीचर्स को ही बेस्ट ट्रेन करें तो हर एक कैपेबल टीचर हजारों स्टूडेंट्स की लाइफ बदल सकता है। मैं जब फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि टीचर्स को छोटे छोटे बैचेस में ट्रेन किया जाता है। टीचर्स को क्रिएटिव थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज में डाला जाता है। हर टीचर को इंटर्नशिप्स करनी होती है। पहले इंटर्नशिप में वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं एक क्लासरूम में क्या क्या टीचर कर रहा है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड इंटर्नशिप है। दूसरी में असिस्ट करते हैं, साथ साथ करते हैं। फिर आती है तीसरी इंटर्नशिप जहां पे वो टीच करते हैं सुपरविजन के अंडर। फिर वो टीच कर सकते हैं क्लास को, फिर उनको एक क्लास मिलती है। जापान में पता है क्या होता है, अगर किसी टीचर की क्लास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वहां पे कंपलसरी है कि उस टीचर को फिर से ट्रेन करना होगा, उसको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। मैंने लास्ट ईयर काफी टाइम ऑस्ट्रेलिया में स्पेंड किया और वहां पे जब मैं लोगों से मिला तो एक चीज मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी कि ऑस्ट्रेलिया के स्कूल्स और कॉलेजेस में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, कई काउंसलिंग सर्विसेज होती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स होती हैं। मतलब हमें पता है कि जैसे ही बच्चा स्कूल कॉलेज से निकल रहा है, इनफैक्ट स्कूल कॉलेज के अंदर ही वो स्ट्रेस के अंदर होता है और जब निकलता है वो और स्ट्रेस के अंदर जाता है। तो जो चीज हर कोई फेस कर रहा है उसको हम स्कूल लेवल पे ही ठीक करें। अगेन मैं गुरुकुल्स की एग्जांपल दूं तो मेडिटेशन होती थी, योगा होती थी, इमोशनल स्टेबिलिटी सिखाई जाती थी, मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग किया जाता था। एक चीज जो सरकार को, इंस्टीट्यूशंस को और हर स्टूडेंट को समझनी चाहिए वो ये है इंडस्ट्री एकेडमिया गैप। वो क्या होता है? इंडस्ट्री कहती है हमें जैसे लोग चाहिए नहीं मिल रहे, हमारे पास जॉब्स है लेकिन जो लोग चाहिए हमें नहीं मिल रहे। और एकेडमिक्स क्या कहते हैं, स्टूडेंट क्या कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही। एक तरफ कंप्लेन है कि राइट लोग नहीं मिल रहे और एक तरफ कंप्लेन है कि जॉब नहीं मिल रही। इट मींस इस गैप को कवर करना होगा, जिसको कवर किया जा सकता है वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब वो प्रैक्टिकल स्किल्स जिसकी इंडस्ट्री को नीड है, उन स्किल्स पे काम किया जाए, उसमें ट्रेन किया जाए। जर्मनी का डुअल सिस्टम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। इसमें क्या होता है, क्लासरूम की पढ़ाई और रियल लाइफ का काम, रियल लाइफ में ट्रेनिंग साथ साथ होती है। हफ्ते का एक पार्ट बीतेगा क्लासरूम के अंदर और उस स्टूडेंट के हफ्ते का एक पार्ट बीतेगा रियल जॉब के अंदर। अब सोचो वो 3 साल में स्टूडेंट थ्योरेटिकली भी सीख रहा है, प्रैक्टिकली भी कर रहा है, थ्योरेटिकली भी सीख रहा है, प्रैक्टिकली भी कर रहा है। कई डिपार्टमेंट्स के साथ वो एक्सपोज हो रहा है, उसका थॉट प्रोसेस किस लेवल पे डेवलप हो रहा है, वो खुद को कितना मैच्योर कर पा रहा है और जब तक उसकी पढ़ाई खत्म होती है वो इंडस्ट्री रेडी होता है। इंडिया में कुछ फील्ड्स हैं जैसे कि सीए की पढ़ाई में बहुत टाइम आपको ऑन द जॉब बिताना है, मेडिकल में आपको हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करना है, लेकिन मेजॉरिटी फील्ड्स में ये नहीं होता। अगर होती भी है तो एक फॉर्मेलिटी वाली इंटर्नशिप होती है। ऐसे मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस नहीं होता। कुछ कॉलेजेस में अब एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स बनना शुरू हो गए, लेकिन अगेन मेजॉरिटी लेवल पे इसको इनकरेज नहीं किया जा रहा। इजराइल की एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत कॉमन है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंक्यूबेटर्स होंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम्स होंगे, इनोवेशन हब्स होंगे। मैं दूसरे देशों की एग्जांपल जरूर ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। हम भी बहुत अच्छे हैं, हमने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कुछ सीखा जा सकता है गवर्नमेंट लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे। अब हम क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट क्या कर सकता है? देखो, क्या हम वेट करते रहे कब पूरा सिस्टम बदलेगा, कब सारे बदलाव आएंगे, कब रिफॉर्म्स आएंगे, कब बजट और इंक्रीज होगा? मुझे लगता है कंप्लेंट करने से फायदा नहीं होगा, वेट करने से फायदा नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को सवाल कर सकते हैं कि कैसे मैं खुद को फ्यूचर रेडी कर सकता हूं, कैसे मैं अपनी स्किल पे काम कर सकता हूं। मेरी जिंदगी, मेरा फाइनेंशियल फ्यूचर है, उसके लिए मैं आज क्या कर सकता हूं, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकता हूं। मेरा टाइम किस चीज में जा रहा है? मेरा टाइम लर्निंग में जा सकता है, मैं कोर्सेज ले सकता हूं, ऐसे पॉडकास्ट देख सकता हूं, ऐसी बुक्स पढ़ सकता हूं, मैं इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकता हूं, मैं खाली बैठा हूं, मैं ऐसी कुछ कंपनीज को ऑफर दे सकता हूं कि मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, सैलरी नहीं चाहिए, कोई रेम्यूनरेशन नहीं चाहिए, बट मैं आपके लिए ये स्किल ऐड कर सकता हूं, मैं आपके लिए वैल्यू ऐड कर सकता हूं। मैं ऐसे इवेंट्स में जा सकता हूं जहां नेटवर्किंग होती है, मेरा इंडस्ट्री कनेक्ट बने, मेरी नॉलेज बढ़े, मेरा थॉट प्रोसेस मैच्योर हो। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं, कई मेंबर्स की मेरी टीम है और मैं कितने एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूं जिनके अंडर 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। हर कोई ये कहता है कि उनको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो स्किल है, वो डिग्री से इंपॉर्टेंट है, वो सर्टिफिकेट से इंपॉर्टेंट है। सामने वाला अगर वैल्यू ऐड कर सकता है, सामने वाला अगर मेरे बिजनेस को ग्रो कर सकता है, तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो वेट मत करो सरकार की पॉलिसीज की, रिफॉर्म्स की। आप देखो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप उसमें टाइम कैसे लगा सकते हो और कैसे उस चीज को उखाड़ सकते हो। दूसरा सोल्यूशन जिसको बताने के लिए मैं बहुत रेस्टलेस हूं, मेरा तो मन करता है मैं एक एक स्टूडेंट के साथ जाके बैठूं, काश मैं बैठ पाऊं और उसके कान में जाके ये बात बोल पाऊं जो मैं बोलना चाहता हूं, एंड आई होप कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी। वो है इन्फॉर्म्ड करियर चॉइस। इन्फॉर्म्ड करियर चॉइस। मैं मिलता हूं ऐसे लोगों को, उस एज में हूं,
35-40 साल की एज हो चुकी होती है और अब उनको रियलाइज होता है कि हम सही जगह पे नहीं है, हमारी तो जिंदगी ऐसे निकल गई। रिग्रेट से भरे होते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस के साथ भरे होते हैं, खुश ही नहीं होते जिंदगी में। देखो, रैट रेस में भागो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैट रेस में भागो अगर आप उस रेस में भागना चाहते हो, अगर वो रेस आपको फैसिनेट करती है। याद रखो कि एक कॉलेज सपना नहीं हो सकता, वो सपने पूरे करने का रास्ता है। जॉब सपना नहीं है, जॉब एक रास्ता है। लाइफ को बड़े एंगल से देखना होगा। पहला जमाना नहीं है जब इंफॉर्मेशन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, जो सुना वो कर दिया। आप ब्रॉडर एंगल से देखो, रिसर्च करो, इन्फॉर्म्ड करियर चॉइस लो। एक फोन लेने के लिए, एक लैपटॉप लेने के लिए टाइम स्पेंड करते हो, एक प्रॉपर्टी लेनी हो कितना टाइम स्पेंड होता है यार, आपने पूरा करियर बिताना है तो खुद के साथ टाइम बिताओ, खुद को जानो। ऐसी कई वीडियोस है जो आपको हेल्प करती हैं हाउ टू चूज राइट करियर, मैंने भी बनाई है। स्टडी करो कौन से करियर्स हैं जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूं। अब और टाइम स्पेंड करो ना, नेट पे देखो, लोगों को मिलो कि इस करियर के अंदर जो लोग हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, उनका दिन कैसा बीतता है, प्लस क्या होते हैं, माइनस क्या होते हैं। मुझे सिर्फ नजर आ रहा है एक ऑफिस, कांच की बिल्डिंग, लेकिन अंदर क्या लाइफ होती है वो भी मुझे पता हो। सर्वेस पढ़ो, रिसेंटली मैं पढ़ रहा था डेटा एनालिसिस, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, ये फील्ड ग्रो कर रहे हैं। तो आप भी देखो कौन से ग्रोइंग फील्ड है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है या आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल साइंसेस में क्या करियर हो सकता है वहां भी इक्वली पेइंग हो या ज्यादा पेइंग हो सकता है आपको आईआईटी ना जाना हो, आपको मीडिया एंड कम्युनिकेशन में जाना हो, उसके लिए भी एक कॉलेज है मेका, वहां भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेकिन वो रेस आपके मतलब की रेस है। दोस्तों, ये टाइम है नई सोच और नई अप्रोच बनाने का। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं, अपने करियर को, अपनी लाइफ को नई हाइट्स पर लेकर जाना चाहते हैं, तो इन सब बातों के बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर दिन नई टेक्नोलॉजीज और करियर फील्ड आजकल के स्टूडेंट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ एक डिग्री के सहारे पर नहीं, हमें स्किल सीखनी होगी, अपने पैशंस को समझना होगा। हमारी जनरेशन तो बहुत ब्लेस्ड है जो इंटरनेट की दुनिया में है। एक क्लिक पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कई सारे नए करियर ऑप्शंस तो रिसेंटली क्रिएट हुए हैं। ये ऑप्शंस हमारे पेरेंट्स के पास नहीं थी, ये इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स के पास नहीं थी। इसलिए अपनी लाइफ को क्या डायरेक्शन देनी है इसके बारे में सोचें, अपने स्किल्स और पैशंस को एक्सप्लोर करें, अपने फ्रेंड्स, अपने कजन्स, उनके साथ ये डिस्कस करें, उनको भी ब्रॉडर व्यू दिखाएं। जो टीचर्स और एजुकेटर्स नई अप्रोचेस को फॉलो करते हैं उनको सपोर्ट करें। एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए, ये तो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो हमारे करियर को ग्रो करती है, जो हमें पर्सनली ग्रो करती है, जिसके साथ हमारा हर दिन जुड़ा होता है, जिसके साथ हमारी खुशी जुड़ी होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के साथ बहुत सारे लोगों का फ्यूचर स्ट्रेस अवॉइड होगा, उनके करियर में खुशी होगी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ और रिलेशंस में भी खुशी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग राइट डिसीजंस ले पाएंगे, जिसकी वजह से हम सुसाइड के रेट को घटा पाएंगे। और स्पेशली अगर आप 20s में हो या स्कूल में हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको सोचने में मजबूर करे। इसके बाद आप अपने साथ कुछ होमवर्क करो, आप अपनी लाइफ को एक राइट डायरेक्शन दे पाओ और आपकी आने वाली पूरी लाइफ बदल जाए।